गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में अब 4 महीने से भी कम का वक्त बचा है। चुनाव से पहले भारत 24 ने एक विश्लेषण किया है, जिसके जरिए ये जानने की कोशिश की है कि चुनाव से ठीक पहले दोनों राज्यों में क्या मोदी मैजिक फिर से चलेगा। इस विश्लेषण के आंकड़े में एरर ऑफ मार्जिन ±3% का हो सकता है। आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। पूरे देश में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि आखिरकार गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव, जो कि इसी साल के अंत से पहले होना ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है, क्या होने जा रहा है। इसमें लोगों का मूड क्या है। अभी से राजनीतिक दल अपने अपनी पोजीशनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जहां पर राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा को खत्म करने के बाद सीधे गुजरात का रुख करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में अपने आप को एक बड़ी पार्टी के तौर पर प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है। टाउन हॉल और उसके साथ साथ तमाम अन्य सभाओं को संबोधित कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने किले को और पहले से मजबूत करने की कोशिश बीते 1.5 साल से बहाल रखी हुई है। तो क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का जादू एक बार फिर से रहेगा? 27 साल के शासन के बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक बार फिर से जीत सकती है? इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की बात करें, एक ऐसा प्रदेश जहां पर हमेशा ऑल्टरनेट सरकारें रही हैं। अगर एक पार्टी चुनाव जीतती है तो दूसरी पार्टी अगली बार सरकार में आती है, पुरानी पार्टी वहां पर नहीं रह पाती। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार मोदी मैजिक के सहारे हिमाचल प्रदेश में अपनी पकड़ बनाए रखेगा? क्या पहले से बेहतर प्रदर्शन दिखाई देंगे? क्या मुख्यमंत्री का काम इतना है, या दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के साथ साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री मिलकर इस मैजिक को आगे बढ़ाते दिखाई देंगे? इन तमाम सवालों का जवाब आज आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बस हम आपके सामने पहले यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि गुजरात में क्या स्थिति रही थी पिछले विधानसभा में। सबसे पहले आप जरा ये देखिए, 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। 182 सीटें गुजरात विधानसभा की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर जीत हासिल की थी और सत्ता में काबिज हुए थे। 77 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार का चुनाव कांग्रेस के हाथ में जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण में यह पूरा का पूरा बदल कर रख दिया था और अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी 2017 में। लेकिन अब क्या होने जा रहा है? अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं क्या होने जा रहा है इस बार, क्योंकि अगर आज अगर गुजरात में चुनाव करा दिए जाएं तो क्या स्थिति हो सकती है, यह आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत 24 ने एक विश्लेषण किया है, जिसमें कई राजनीतिक विश्लेषकों ने लोगों से बातचीत की है और खुद का उनका अपना आकलन है। और उसके आधार पर अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है, 2022 में अगर आज चुनाव हो जाएं तो अभी 182 सीटों की विधानसभा में 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। जी हां, 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी आज अगर चुनाव हो जाएं गुजरात में तो जीत सकती है। पिछले चुनावों के मुकाबले यह बेहतर प्रदर्शन है, 10 सीटें ज्यादा आ सकती हैं। इसका अनुमान भारत 24 अभी आपके सामने लगा रहा है। कांग्रेस की स्थिति पहले से थोड़ी खराब होती दिखाई दे रही। 77 सीटों पर कांग्रेस ने पिछली बार जीत हासिल की थी। इस बार 68 सीटों पर कांग्रेस अपने आप को उपस्थित बना सकती है। उम्मीदें यही बता रही हैं, जनता का मूड यही दिखा रहा है। अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और यहीं पर गौर करने वाली बात है, इसी 5 सीट में आम आदमी पार्टी का नाम भी है। आम आदमी पार्टी अन्य के खाते में आती हुई दिखाई देगी, यह हमारा आकलन है। 5 सीटें अधिकतम मिल सकती हैं अन्य को, और इसमें से आम आदमी पार्टी भी एक पार्टी होता हुआ दिखाई देगा। अब आप सोचिए, आंकड़े अपने आप में कितने चौंकाने वाले हैं, खास करके अगर आप देखें तो किस तरह से यह पूरी बात सामने निकल कर आती है। और इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुमार गणेश, जिन्होंने इस पूरे आकलन को हमारे सामने रखा है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय जी हैं, डायरेक्टर CSDS। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक वानखेड़े राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मनीष देसाई हमारे एडिटर हैं गुजरात में भारत 24 के, वो हमारे साथ हैं। दर्शन देसाई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगे और शशिकांत शर्मा हमारे एडिटर हैं हिमाचल प्रदेश के, वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप जरा देखिए, ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव और 2022 में जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं और जब अभी जो स्थिति आ रही है ये आपके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी 10 सीटें बढ़ा सकती है, कांग्रेस को 9 सीटों का नुकसान हो सकता है, अन्य के खाते में 1 सीट कम जाती हुई दिखाई दे रही है, और अन्य के खाते में आम आदमी पार्टी का होना एक तरह से तय मानिए, यानी कि आम आदमी पार्टी 5 से ऊपर तो नहीं हो सकती, उसके नीचे ही होगी। यह हमारा आकलन आता दिखाई दे रहा है। मार्जिन ऑफ की बात हम अभी कर चुके हैं। सबसे पहले कुमार गणेश जी, आपसे जरा हमें बताइए कि
आखिरकार आपका ये आकलन किस तरह से सामने आया? क्या आपने पैरामीटर्स रखे हैं? कैसे आकलन सामने आया? सबसे पहले तो भारत 24 परिवार को धाकड़ और धारदार शुरुआत के लिए, शुभारंभ के लिए हार्दिक बधाई। मेरे इन आकलन में जितनी सीटें हैं 182 की 182 सीटें, इन सीटों के आरंभ से यानी कि 1952 से हैं कि परिसीमन में बनी है 2008 के बाद से, तो वहां से इनके विजेता जो हैं उनका विश्लेषण है, दल व्यक्तियों का विश्लेषण है, इन सीटों के तब के और अब के रुझान का विश्लेषण है, और इसके बाद में 6 उन विधियों के बाद 2 और विधियों से इन सीटों की पितृ अवस्था जो है वो बहुत मायने रखती है। राजनीति में यही अवस्था सबसे बड़ी होती है। तो इन 8 विधियों से सारा विश्लेषण करने का जो उसके बाद का निचोड़ है, वो निचोड़ इस रूप में सामने रखा है मैंने। जी संजय जी, ये आंकड़े जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको लगता है आज ये जो चुनाव के परिदृश्य में अगर इसको देखें, मोदी मैजिक एक बार फिर चलेगा? अजय जी, जो आप भारत 24 जो आंकड़े दिखा रहा है, उस आंकड़ों पर तो मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ज़मीनी हकीकत देखें गुजरात में, तो ज़मीनी हकीकत है क्या? कांग्रेस जितनी कमज़ोर थी या जितनी मजबूत आप कह लें, कांग्रेस आज भी वैसी बनी हुई है। बीजेपी 27 साल से शासन कर रही है, लेकिन कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है गुजरात में आम आदमी पार्टी के जोर लगाने से वो कांग्रेस का जनाधार और नीचे करेगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो आंकड़े अभी प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि तकरीबन 108 या 110 सीटें बीजेपी जीत सकती है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज अगर चुनाव होंगे तो मुझे भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हर्षवर्धन जी, एंटी इनकम्बेंसी का न होना, 27 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी अगर एंटी इनकम्बेंसी न हो, ये तो अप्रत्याशित सी बात दिखाई देती है। नहीं, निश्चित तौर पर अजय जी ऐसा होता नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट होती हैं। जनता को जब विकल्प के तौर पर बहुत कमज़ोर लोग मिल रहे हों तो वो फिर एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करती। दूसरा, उसके ऊपर क्या होता है कि अगर राज्य में जो नेतृत्व है, नेता है, पार्टी है, वो उनकी आकांक्षाओं को एक स्तर आगे हर बार ले जाती है। और यहाँ गुजरात के संदर्भ में एक आंकड़ा हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि 99 सीट भारतीय जनता पार्टी और 77 जब कांग्रेस थी, तो अभी तक जिस तारीख तक हम लोग बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के 17 विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो अगर आप देखें तो जो आज भारत 24 का अनुमान है, लगभग वहीं पर कांग्रेस पहले से ही खड़ी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस चुनाव में उसके पास कोई बस फैक्टर नहीं, कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं। यहां तक कि जो अल्पेश ठाकोर, जो हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी, तो खुद ही कांग्रेस की कृपा पर अगर कांग्रेस सीट नहीं देती तो शायद वो अपनी सीट भी नहीं जीत पाते। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिससे कोई स्थितियों में बदलाव हो। जो आंकड़े दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा हो सकते हैं, कम होने की मुझे गुंजाइश नहीं दिखती। चलिए, कम से कम मुझे इस बात की तो खुशी है कि आप ये मान रहे हैं कि इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। दर्शन देसाई जी, आप गुजरात में हैं, वस्तु स्थिति जानते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, ऐसा क्या हो रहा है गुजरात में जिसको कि एक वक्त में कहा जाता था हिंदुत्व की पहली लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा है कि 27 साल के आगे तक भी चलता रहेगा। अच्छा, दर्शन जी अभी इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े। मैं यही सवाल मनीष से पूछ लेता हूं, हमारे एडिटर हैं गुजरात में। मनीष, ये क्या है? ये कौन सा मैजिक है? ये सिर्फ मोदी मैजिक है, बीजेपी मैजिक है, या दरअसल सरकार की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता इतनी अच्छी है कि रिपीट परफॉर्मेंस में कहीं किसी को शक शुबा नहीं है? देखिए, इसको अगर एक ही वर्ड में कहना है तो ये मोदी मैजिक है, क्योंकि यहाँ जैसे ही मोदी जी आते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। चाहे केजरीवाल आके कितनी भी घोषणाएं कर ले, चाहे कांग्रेस का कोई भी नेता आके, चाहे अशोक गहलोत हो, राहुल गांधी हो, कोई भी आके किसी तरह की भी घोषणा कर ले, किस तरह की मुफ्त की स्कीमें बता दे, लेकिन एक राउंड केवल नरेंद्र मोदी का काफी होगा इन सबके वॉश आउट के लिए। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो केवल मोदी मैजिक चल रहा है। आपको संसदीय सीटें जो है यहाँ पे, उसके आंकड़े भी आप देख लेंगे तो पूरी 24 की 24 नरेंद्र मोदी के नाम पर है। और ये जो पिछला चुनाव हुआ था जिसमें बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे थे, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, जैसे अभी हर्ष भाई ने कहा, तो ये सारे फैक्टर काम कर रहे थे। उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के पास 77 सीटें आई थी। लेकिन इस वक्त हालत बदल चुके हैं। हार्दिक पटेल और अल्पेश जैसे जो नेता है वो बीजेपी के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं।
हालांकि इस वक्त इनका वजन बीजेपी में रहने के बाद कितना होगा, उनके समाज में वो कितना वजन पैदा कर पाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस के खाते में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसके कारण कांग्रेस को फायदा मिले, या आप जो है वो कितनी भी मेहनत कर ले, नरेंद्र मोदी का एक नाम काफी है। अशोक वानखेड़े जी, कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो 2017 में भी मेहनत करके अपने आप को बहुत ही अच्छी स्थिति में ला सकती थी। चलिए 2017 न सही, 2022 तो उसके लिए एक अच्छी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती थी अपने आप को सामने रखने की। जो जमीनी हकीकत दिख रही है, हमारे आंकड़े उसके आसपास आपको दिखते हैं? मुझे तो एक तो मैं अभी लेट ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं आपने आंकड़े कितने दिए, यदि मुझे वो फिगर बता देंगे। जी अशोक जी, हम बता रहे हैं कि हमारे हिसाब से 109 सीटें, 108 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए और 68 सीटों के आसपास कांग्रेस को आकर टिक जाना चाहिए। पिछली बार 77 सीटें थीं, इस बार 68, यानी कि कांग्रेस को 9 सीटों का नुकसान हम दिखा रहे हैं। मुझे लगता है लेकिन मुझे इसमें मोदी मैजिक नहीं दिखता। यदि मोदी मैजिक होता तो ये फिर सोलंकी जी का 149 का रिकॉर्ड टूटना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस जितनी बुरी स्थिति में आज गुजरात में है शायद कभी इसके पहले रही होगी, ऐसा मेरा आकलन है। कांग्रेस के पास ना नेता है, जो कांग्रेस के बाहर से लोग जा रहे हैं, जो रघु शर्मा वहाँ राजस्थान से भेजे गए हैं, जिले जिले के कांग्रेस वर्कर उनको गाली देते हैं, मतलब उनकी मीटिंग्स में गाली गलौज तक होती है। ये भी मैंने देखा है, मैं एक आध मीटिंग में तो मैं खुद आई विटनेस हूँ उस बात का, कि लोगों को बार बार लगता है कि दिल्ली ने बहुत नाइंसाफ़ी की, दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व ने गुजरात के साथ, और एक्सपेरिमेंट करते रहे, कभी किसी को कभी किसी को। और ये जो तथाकथित पैराट्रूपर्स लोग हैं, इन्होंने कांग्रेस को वहाँ बदनाम किया, बर्बाद किया। जो कांग्रेस का, आज मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का डीएनए रहा है गुजरात का, कांग्रेस का एक वोट बैंक है, इतनी मरणासीन्न स्थिति में भी कांग्रेस को आप 68 दे रहे हो, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का थोड़ा परसेंटेज, वोट परसेंटेज वहाँ बढ़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की जगह वो लेते दिखाई देती है, भले रूरल में ना हो, लेकिन अर्बन में तो कम से कम कुछ पैचेस में ऐसा दिखाई देता है कि जहाँ पे है। और यदि बीजेपी पिछली बार 99 में थी, उसके बाद 109 पे जाती है, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए बहुत क्रेडिटेबल नहीं है। हालांकि अभी पूरी मैं इस पर एक छोटी टिप्पणी लेता हूं संजय जी से। संजय जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को और बेहतर प्रदर्शन रखना चाहिए था? सब कुछ होते हुए देखिए, ये आकलन है, सर्वे का आकलन नहीं है, लेकिन अगर अजय जी मैं अपनी बात कहूं तो मुझे तो जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, हालांकि ये आज का आकलन है, मुझे लगता है कि बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रही है गुजरात में। ये 2009 तो निश्चित रूप से उनके आंकड़े बिल्कुल कह सकते हैं ये उनकी जेब में है ये सीटें, लेकिन मैं आश्चर्यचकित नहीं हो रहूंगा कि अगर बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल करे, और हो सकता है वो 140-150 का आंकड़ा भी छू सकती है। 140-150 का आंकड़ा, वाकई में अगर ये संभव हो पाया तो फिर एक रिकॉर्ड ही होगा। लेकिन आखिरकार इस बात को हमें समझना आवश्यक है कि हम इस आकलन तक कैसे पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूत स्थिति में क्यों पा रहे हैं, उसकी वजह क्या है, ये अभी आपके स्क्रीन पर हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जो कि देश का सबसे लोकप्रिय नेता का चेहरा है। आज की डेट में अगर देखें तो 70% से भी ऊपर लोगों की पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मैजिक को दिखाया था, जब दूसरे चरण के चुनाव में उन्होंने पूरी कमान हाथ में संभाली और सत्ता तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी ने 34 रैलियां की थी उस वक्त 2017 में। इस बार उनकी रैलियां इससे भी कहीं बड़ी संख्या में आयोजित की जा रही हैं। उस वक्त ऐसा बताया जा रहा था कि नोटबंदी का बहुत असर पड़ा है कारोबारियों पर। इसके बावजूद कारोबारियों ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और वोट भी पड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़े थे। विपक्ष के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता कारगर हैं, मजबूत हैं और संगठन की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुजरात के चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बेटे के तौर पर उतरते हैं तो सबसे ज्यादा लोगों के प्रति आकर्षण यही होता है कि हम अपने गुजरात के भाई को आगे बढ़ाएं, और यही बात उनके लिए सबसे बड़ी एक ब्रह्मवाक्य की तरह भी सामने दिखाई देती है। लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत तो राहुल गांधी है। उन्हें एब्सेंटी लीडर कह सकते हैं, अभी भी विदेश की यात्रा पर हैं, लेकिन उसके बाद आकर वो गुजरात का रुख कर रहे हैं। चुनावी मुद्दे कोई ऐसे बड़े उनके हाथ में हो जिसके आधार पर वो मोदी सरकार को या फिर गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर सके, ऐसा दिखाई नहीं देता। स्थानीय नेतृत्व न के बराबर दिखाई दे रहा है, और ये तमाम बातें अभी हमारे विश्लेषकों ने आपके सामने प्रदर्शित भी की हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि
क्या कांग्रेस की इस स्थिति का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को और बेहतर कर सकती थी? दर्शन देसाई जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके विचार। देखिए, ऐसा है, जो पांचों जी ने बताया उनके साथ मैं एग्री कर रहा हूँ टोटली कि 109 सीट अगर बीजेपी की आ रही है तो वो मैजिक तो नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए 2017 में 99 सीट आई थी, करीब 7 सीट में सिंपल मेजोरिटी से 7 सीट ज्यादा आई थी। ठीक है, तो इस बार भी कांग्रेस, तो ये लग रहा था कि कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। सेंट्रल लीडरशिप को तो पता ही नहीं है कि गुजरात नाम का कोई स्टेट है। फिर भी अगर 68 सीट आप दे रहे हैं तो कांग्रेस का ये अचीवमेंट से कम कुछ नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, कांग्रेस पार्टी पहले से 2002 के पूरे हिंदुत्व के वेव में भी 50-55 सीट से कम कभी नहीं आई। कांग्रेस की इंटरनल फैक्शनलिज्म, इंटरनल लड़ाइयाँ, वो सब के बोलते हैं ना, लीजेंडरी है। मतलब अगर कांग्रेस में ये सब लड़ाइयाँ नहीं हो तो वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। लेकिन फिर भी वो करते हैं। 2017 में भी 77 सीट लेके आए थे। लेकिन आपकी बात ये सही है कि 2070 में और अभी फर्क ये है कि 2070 के चुनाव में एक तो ये 3 लोग थे, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी, ये 3, और दूसरा 2017 नोटबंदी और नोटबंदी और जीएसटी के बैकड्रॉप में हो रहा है, जहाँ पे काफी सारे मिडिल क्लास बिजनेसमैन वो सब भी काफी नाराज थे। तो वो भी एक फैक्टर सारा बना। और सौराष्ट्र रीजन जो जिसको हम गुजरात का यूपी कहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा में सौराष्ट्र में, जैसे यूपी सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में सीट है, वैसे गुजरात का यूपी है, सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र में भी देखिए दर्शन जी, मेरा वक्तव्य सिर्फ इसलिए है कि मोदी मैजिक, आप एक के बाद एक लगातार सरकारें देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रिय तौर पर गुजरात की राजनीति में उतना दखल नहीं रख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके बाद भी अगर वहां पर किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी की बात ना के बराबर दिखाई दे, हर्षवर्धन जी, क्या आप इसको नहीं मानते कि भले ही लोग ये माने कि मोदी जी की इमेज, मोदी जी की छवि बहुत है और उसी के छत्रछाया में गुजरात के चुनाव होंगे, लेकिन ये तो उनका करिश्मा ही माना जाएगा कि कोई है ही नहीं सामने मुकाबले में? देखिए अजय जी, ये बहुत सामान्य सी बात लगती है कि हम कहें कि आखिर 182 में से अगर लगभग पूरी सीटें जीत नहीं गए और कांग्रेस जीत रही तो फिर मैजिक कहाँ, चमत्कार कहाँ। लेकिन जरा ये भी कल्पना कीजिए कि अगर हम सिर्फ नरेंद्र मोदी के समय से कहें, करीब करीब 3 दशक कुल होने जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के समय से कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन लगभग बरकरार रखा। पिछला चुनाव उसके लिए सबसे कठिन चुनाव था। वैसे मैं चूंकि गुजरात को कवर करते हुए जानता हूं कि सबसे कठिन चुनाव 2007 का था जी। लेकिन पिछला चुनाव इस लिहाज से कठिन था कि राहुल गांधी को गुजरात के 2 ऐसे नए नेता मिले, 2 ऐसे नए लड़के मिले थे जिन लड़कों के पीछे कुछ तो ताकत थी, और उन्होंने ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो कुछ कह रहे हैं उसमें बहुत सी चीजें गुजरात में जो पीछे छूटती जा रही। लेकिन कमाल की बात ये कि उसमें के एक नेता को, अल्पेश ठाकुर को, बहुत जल्दी और हार्दिक पटेल को थोड़ा देर से ये समझ में आ गया कि उनके अपने समाज में, उनके अपने वर्ग में जहां वो उठते बैठते हैं वहां उनकी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे खत्म हो रही। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं मानता हूं कि सबसे ऊपर रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसी कोशिश की नहीं। अहमद पटेल के रहते तक क्या होता था कि गुजरात के कांग्रेसी नेताओं को लगता था कि हमारा महत्व तो बहुत ज्यादा है, सब कुछ अहमद पटेल तय करते थे, और अब उनकी रही सही उम्मीद आस खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी किसी भी तरह से राज्य के किसी मामले में दखल नहीं देते हैं, और जब दखल देते हैं तो हार्दिक पटेल हो जाता है, जब दखल देते हैं तो अल्पेश ठाकुर हो जाता है, जब दखल देते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, अचानक कुछ दिन की टेंपल रन करके हम हिंदुत्व के, जिसको हम कहें कि सबसे बड़े पोस्टर बॉय भारत के, अभी नरेंद्र मोदी के पीछे छोड़ देंगे। मुझे लगता है कि आज की तारीख में गुजरात और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये सब एक दूसरे के समानार्थी हो गए हैं। उसमें सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए विकल्प नहीं है, तो ये मोदी मैजिक ही कहेंगे। बिल्कुल। अब इसमें एक और जो नया एलिमेंट आ गया, जो जिसको लेकर बहुत उहापोह जैसी स्थिति है कि भाई कुछ नया कमाल होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है गुजरात के लिए, ये दरअसल अभी आपके सामने आप प्रदर्शित करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी वहां पर एक नए तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहती है।
आम आदमी पार्टी वहां पर लोगों को लोक लुभावन योजनाओं के तहत अपने तरफ लाना चाहती है। फ्रीबीज की बात जो लगातार हो रही है उसकी बात कर रही अगर जाए तो वो सामने दिखाई दे रही। 2017 में आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो अभी आपके स्क्रीन पर है। 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, एक भी जगह उन्हें सफलता हासिल नहीं आई। उनका वोट शेयर था 0.1%, यानी कि आम आदमी पार्टी ने 2017 में अपनी जमीन तैयार करने में कोई भी सफलता हासिल नहीं की थी। इसके बाद इस बार लगातार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय चेहरे आम आदमी पार्टी के तौर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा, कोई भी ऐसा नाम जो कि अरविंद केजरीवाल के अलावा वहां पर भीड़ अट्रैक्ट कर सके, ऐसा भी नहीं दिखाई देता। मोदी से सीधे मुकाबले की बात की जा रही है, लेकिन क्या यह मुकाबला है भी, या दरअसल यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के एक वेल ऑयल्ड पार्टी स्ट्रक्चर के मुकाबले एक ऐसी पार्टी है जो हिट एंड रन पर ज्यादा विश्वास रखती है, एक ऐसी पार्टी है जिसने दिल्ली और पंजाब में कई अपनी सरकारें बनाई, लेकिन क्या यह सरकार वाकई में चुनौतीपूर्ण सरकार रही है? अब मैं शुरुआत करता हूं संजय जी आपसे। आम आदमी पार्टी, उम्मीद बहुत ज्यादा है, उनको लगता है कि वो वहां पर एक ऐसा मैजिक कर देंगे कि पंजाब के बाद तो फिर उसके बाद सीधे गुजरात। संभव है? अब देखिए, मैजिक कर देंगे। अब ये मैजिक बेसलाइन क्या है? अगर हम 2017 के चुनाव को बेसलाइन माने तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जरूर कुछ मैजिक करेगी। और बेसलाइन का मतलब ये है कि 2017 के चुनाव में उनका कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। अगर हम पंजाब को बेसलाइन मान लें और दिल्ली को बेसलाइन मान लें तो उसके हिसाब से तो मैजिक नहीं होने वाला है। ऐसे कोई आसार मुझे दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और गुजरात की राजनीति में कुछ तो ज़रूर हलचल है। और ये हलचल बीजेपी के अंदर भी दिखाई पड़ती है कि उन्हें भी इस बात का अंदाज नहीं लग रहा है। शायद, मेरा ऐसा आंकलन है कि शायद ये इनका अट्रैक्शन जनता के बीच में कितना होने वाला है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, मैं कहीं भी किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए नहीं देख रहा। ना आम आदमी पार्टी को नंबर 2 की पार्टी बनते हुए, नंबर 1 की पार्टी बनने की तो उनकी जो अगर मंशा है वो तो भी बहुत दूर दिखाई पड़ती है। तो अट्रैक्शन ज़रूर दिखाई पड़ता है, लेकिन वो अट्रैक्शन उनको कुछ चंद सीटें दिला सकता है। ना तो पंजाब का करिश्मा कर सकता है, ना दिल्ली वाला करिश्मा हो सकता है। जी, मैं यहाँ पर एक सवाल गणेश जी, कुमार गणेश जी आपसे लेना चाहूँगा। कुमार गणेश जी, आम आदमी पार्टी सत्ता में आ सकती है, इसके बारे में तो खैर कोई नहीं मान रहा, लेकिन क्या कांग्रेस का रिप्लेसमेंट भी बन सकती है, जिसकी वो बार बार दुहाई दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आज वो कांग्रेस का रिप्लेसमेंट न सिर्फ नेशनल लेवल पर है बल्कि हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में। क्या ये संभव है? अजय जी, दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। सोच कोई भी सकता है, सोचने की छूट है, लेकिन यथार्थ की बात करें, धरातल की बात करें तो गुजरात के धरातल के स्तर पर आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता कहाँ है? देखिए, ये जो हम बात करते हैं बार बार, तो स्वाभाविक है 29,509 वोट मिले 2017 में। इस बार वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, स्वाभाविक है कि वो संघर्ष कर रहे हैं, बढ़ाएंगे, लेकिन उनकी वहां विश्वसनीयता जो है वो नहीं है। इसके चलते मेरी ये मान्यता है, मेरा ये मानना है कि वो वोट भले ही बढ़ा ले लेकिन सीटों में तब्दील नहीं होंगे, एक बात। और दूसरी बात, ये तो बहुत दूर का सपना हो गया कि वो कांग्रेस की जगह न सिर्फ गुजरात में ले लें बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ले लें। सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन धरातल की जो सच्चाई है वो और उससे संबंधित संभावित आंकड़े इस बात की गवाही बिल्कुल नहीं देते। जी, एक सवाल मैं लेना चाहूँगा मनीष आपसे। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी ने अपने आप को वहाँ हर मौके पर यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि टाउन हॉल में भाई इतनी भीड़ जुट रही है, लोग आ रहे हैं, एकदम रैला पड़ा हुआ है। क्या ये दिखाई देता है या यह सिर्फ प्रोजेक्शन है? देखिए, अगर रैली की बात की जाए या भीड़ की बात की जाए तो मैं जितना कवर कर रहा हूँ यहाँ गुजरात को, 2002 के चुनाव से मैंने सारे चुनाव कवर किए हैं। मैं आपको बता दूँ, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, भीड़ इकट्ठा करना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। यहाँ पर वो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक डेडिकेटेड वोटर होता है, एक अपनी उत्सुकता से आता है कि केजरीवाल किस तरह की बातें करते हैं, कैसे दिखते हैं, ये देखने के लिए भी आते हैं।
भीड़ कोई पैरामीटर नहीं है मेरे हिसाब से कि जिसके कारण पार्टी ये तय कर ले कि इसकी सीटें बढ़ सकती है या कम हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पिछले बार जब हार्दिक पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां आए थे। इतनी भारी भीड़ थी, करीब 1 लाख के ऊपर लोग थे, लेकिन वो सीट कांग्रेस जीत ही नहीं पाई। तो ये कोई पैरामीटर अपने आप पे प्रदर्शित करता है कि भीड़ कोई पैरामीटर नहीं है। क्षमा चाहता हूं, बीच में रुक रहा हूं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि एक और चैनल ने अभी अपना सर्वे दिखाया था, मैं एक बहुत छोटा सा जवाब अशोक वानखेड़े जी आपसे लेना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी गुजरात में कहीं खड़ी भी होती है? नहीं होगी। मुझे लगता है जिस हिसाब से कारपोरेशन के चुनाव में उसने अपना एक प्रदर्शन कुछ पॉकेट्स में अच्छा किया, तो उनकी शुरुआत तो होगी, मैं उनको एलिमिनेट नहीं करता। और 109 पे यदि बीजेपी आती है तो उसमें आम आदमी पार्टी का एक योगदान होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी रिप्लेस करेगी। चाहे दिल्ली में किया उसने कांग्रेस को, या पंजाब में उसने कांग्रेस का ही वोट बैंक हाईजैक किया है, तो यदि ये पैटर्न देखा जाए तो वो कांग्रेस को ही डैमेज करेगी। लेकिन दूसरी बात जो आपने बात करते करते कहा था कि गुजरात में कोई इश्यूज़ नहीं है, गुजरात में भयावह इश्यूज़ है, लेकिन इश्यूज उठाने वाला अपोजिशन नहीं है। ये गुजरात के लोगों का दुर्भाग्य है। गुजरात में करप्शन का लेवल भयानक है। गुजरात में इतने इश्यूज है कि हम एक पूरा 2 घंटे का शो कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, ये बात बीजेपी जानती है अच्छी तरह से, इसीलिए उन्होंने पूरी की सरकार बदल दी और एंटी इनकम्बेंसी का वो जो एक शॉकअप होता है उसको उपयोग में लाने का प्रयास किया। वहाँ पे बीजेपी के भी अंदरूनी झगड़े बहुत है, क्योंकि लगातार 27 साल पार्टी में है। वहाँ CR पाटिल, आनंदीबेन का एक ग्रुप है, अमित शाह का एक अलग ग्रुप है, वहाँ पे जो पुराने जो लोग निकले हैं मंत्रिमंडल से वो अलग ग्रुप है। यही कारण है कि बीजेपी ने एक टास्क फोर्स अनाउंस करने के 1 महीने बाद फिर से उनको 2 लोग फिर एक्स्ट्रा उसमें जोड़ने पड़े, क्योंकि उन लोगों की नाराजगी थी। तो बीजेपी भी फायर फाइटिंग कर रही है। इसका मतलब वहां पे फायर फाइटिंग हर जगह है, लेकिन माफ कीजिएगा अशोक जी, थोड़ा सा वक्त की कमी, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, बहुत क्षमा चाहता हूं। लेकिन अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है उसके आधार पर भारत 24 ये आपके सामने प्रदर्शित कर रहा है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो गुजरात में 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। इसमें कहीं कोई दुविधा कम से कम हमारी तरफ आते हुए नहीं दिखाई दे रही। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले कमजोर होगा। 77 सीटों के मुकाबले 68 सीटें कांग्रेस पार्टी अब जीत पाएगी और अन्य के खाते में 5 सीटें जाएंगी, जिसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी जुड़ा होगा। इसके साथ साथ हम आपको यह भी दिखाना चाहते हैं कि अभी टाइम्स नाउ ने एक सर्वे दिखाया था, उस टाइम्स नाउ के सर्वे में क्या स्थिति थी अब आपके सामने हम दिखा रहे हैं। यह हमारा सर्वे आपके सामने, टाइम्स नाउ का सर्वे आपके सामने दूसरी तरफ है। हमारे हिसाब से यानी कि भारत 24 के हिसाब से 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ ETG का रिसर्च बताता है 115 से 125 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। भारत 24 बता रहा है कि 68 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ ETG का रिसर्च ये बताता है कि 39 से 44 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। अन्य के खाते में भारत 24 का मानना है कि 5 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल है। टाइम्स नाउ ETG रिसर्च के मुताबिक 15 से 22 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल है। हमने आपके सामने दोनों पोल्स इसलिए रखे ताकि आप इसका आकलन कर सकें, इसे आप महापोल भी कह सकते हैं। लेकिन अभी तक 2 ऐसे चैनल हैं जिन्होंने अपना ओपिनियन एक तरह से सामने रखा है, ओपिनियन पोल कहें या इसके साथ साथ जनमत कहें। भारत 24 पर आप देख रहे हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों के विश्लेषण के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने गुजरात के बारे में अपने आकलन आपके सामने प्रस्तुत किए कि अगर आज चुनाव हो जाएं, आज अगर गुजरात में चुनाव हो जाएं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज अगर चुनाव हो जाएं तो 2017 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों का फायदा हो रहा है। 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती थी, आज 109 सीटें जीत सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 2017 के मुकाबले 9 सीटों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस 77 पर थी, अब 68 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। अन्य के खाते में 2017 में 6 सीटें गई थीं, इस बार अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। फर्क इतना है कि इस बार आम आदमी पार्टी का आंकड़ा भी इसी अन्य के खाते में आ रहा है, यानी कि मोदी मैजिक के चलने के आसार पूरे दिखाई दे रहे हैं गुजरात में। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल एक अलग सी बयार है, और वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का इतिहास और भूगोल बहुत कुछ अलग परिदृश्य करता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में क्या रहे आंकड़े? 68 सीटों की विधानसभा में 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 44 सीटें, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। कांग्रेस के पास 21 सीटें आई थीं और अन्य के खाते में यहां पर 3 सीटें आई थीं। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा था। 44 सीटें
वहां पर आई थी हिमाचल प्रदेश में। अब आइए हम आपको दिखाते हैं भारत 24 का आकलन क्या कहता है। कुमार गणेश जी जो विश्लेषक हैं, उन्होंने जो आकलन किया है उसके आधार पर क्या निकल कर आ रहा है। ऐसा लग रहा है हमारे आकलन के हिसाब से कि अगर आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रख सकती है और पिछले बार के मुकाबले एक सीट पर ज्यादा इस बार आती हुई दिखाई देगी। बेहतर प्रदर्शन। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस पिछले बार की तरह ही 21 सीटों पर काबिज हो सकती है 68 सीटों में से। ऐसा कांग्रेस का प्रदर्शन आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और यह है हमारा आकलन आज का। 2022 अगर आज चुनाव हो जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार हिमाचल प्रदेश में बना सकती है। अगर हम आप इसको पिछले चुनाव के हिसाब से कंपेयर करें तो अभी आपके सामने आंकड़े सामने हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर अपनी बढ़त और बढ़ाते दिख रही है। कांग्रेस को कोई नुकसान या फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 21 सीटें पिछले बार भी थी, 21 सीटें इस बार भी होती दिखाई दे रही। अन्य के खाते में 1 सीट कम हो रही है। 3 सीट 2017 में थी, इस बार 2 सीटें मिलेंगी, ऐसा हमारा अनुमान है। संजय जी, आपकी टिप्पणी। अजय जी देखिए, जिस तरह के हालात हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे आप गुजरात की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, उसके हिसाब से ये दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस की स्थिति हर राज्य में खराब होते जा रही है। जो आकलन है सर्वे का, ये सर्वे है या जिस तरह से भी आकलन किया गया, वो आकलन हकीकत के काफ़ी करीब दिखाई पड़ता है। हालांकि ये सर्वे बेस्ड आकलन नहीं है और बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स पर हमारे लिए पहुंच पाना उतना आसान नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आकलन ये बताता है बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रख रही है हिमाचल में भी, और कांग्रेस जैसी स्थिति में थी आज भी वैसी ही दिखाई पड़ती है। कमोबेश जैसा मैंने जिक्र किया, चाहे वो हिमाचल हो चाहे किसी दूसरे राज्य की चर्चा करें, कांग्रेस की स्थिति पिछले चुनाव के तुलना में कहीं भी अच्छी होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। तो कुल मिला के आकलन उसी ओर संकेत दे रहा है जिस ओर हिमाचल का चुनाव मुझे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुमार गणेश जी, अब आपसे जानना चाहूँगा, ये आकलन जो आपने किया, इस आकलन के आधार पर आपने कांग्रेस को यथास्थिति रखा, लेकिन अगर शायद मुझे करना होता है ये आकलन तो मैं आपसे कहता है आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास है ही क्या। ग्राउंड पर अगर देखें तो कार्यकर्ता न के बराबर हैं, चेहरे के तौर पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता ने अपने आप को वहां से किनारे कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में तो और ज़्यादा नुकसान होना चाहिए। आपने तो पिछले साल के मुकाबले 21 सीट इस बार भी दिखी है, ऐसा क्यों मान रहे हैं आप? अजय जी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आनंद शर्मा जी की। आनंद शर्मा जी का हिमाचल में जमीन पर वो वजूद था ही कब कि वे निर्णायक फैक्टर की भूमिका में रहते। तो वो जब थे और अगर उनको सक्रिय माना जाए तब भी उनका ऐसा वजूद नहीं था, और आज उनके किनारे हो जाने से भी उनका तो ऐसा कोई निर्णायक फैक्टर रहा ही नहीं ना कभी। पहली बात। दूसरी बात देखिए क्या है, वीरभद्र सिंह जी के दुनिया से विदा होने के बाद में कांग्रेस बहुत नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन वहां क्या हुआ कि प्रतिभा जी को प्रदेशाध्यक्ष बना करके वीरभद्र सिंह का जो फैक्टर है उस फैक्टर को थाम लिया गिरते हुए को। तो ये जो फैक्टर है, ये भावनात्मक मुद्दा भी, पहाड़ वहां जुड़ेगा भावना से, ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस में एक पीढ़ी का अंतरण हो गया है। 17 से 22 के बीच में पूरी एक पीढ़ी बदल गई है। तो नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो इस बार जमने की कोशिश में ज्यादा जोर शोर से लगेंगे। और एक खास बात की तरफ ध्यान आपका दिलाना चाहूंगा मैं कि 2007 हो कि 12 हो कि 17 हो, वरिष्ठों की आपस की घालमेल में, खींचातानी में जो कांग्रेस उलझा करती थी ना, इस बार वो सारी चीजें गायब रहेंगी। तो कांग्रेस की स्थिति, ये बात सही है कि वहां म्यूजिकल चेयर सिस्टम खत्म हो रहा है, रिपीट हो रही है भाजपा की सरकार, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और इसलिए नहीं गिरेगी। एक तो जैसे मैंने कहा ना, प्रतिभाजी वाला फैक्टर, और दूसरा ये है कि वो जो पहाड़ को भावना के साथ जोड़ लेना, ये बहुत बड़ी चीज होगी। इस कारण से कांग्रेस और नीचे नहीं गिर रही मेरे अनुसार। जी, हर्षवर्धन जी, मोदी मैजिक की बात तो है ही, जाहिर सी बात है। पहाड़ों में खास करके जब भी आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं, ऐसा लगता है कि सर चढ़कर नरेंद्र मोदी का जादू बोलता है लोगों के। लेकिन वहाँ और भी नेता हैं, मसलन जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, अनुराग ठाकुर, उनका पूरा परिवार, उनका कुनबा, ये तमाम नेता मिलकर क्या हिमाचल प्रदेश की स्थिति बेहतर कर रहे हैं, खास करके जब हम मुख्यमंत्री के संदर्भ में देखें? देखिए जी, मुझे लगता है कि हिमाचल की चर्चा जब हो रही है तो एक चीज़ ये है कि वहाँ इशू कोई नहीं मिलेगा। मतलब वो राज्य ऐसा है
कि वहाँ दोनों पार्टियों के लिए बड़ा कठिन होगा कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़े। और छोटे राज्यों की एक और बड़ी चीज़ होती है कि वहाँ पर लगभग हर सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के इतने बड़े नेता होते हैं कि बहुत दोनों की प्रतिष्ठा ठीक ठाक होती है, किसी की एक बार ज़्यादा बढ़ गई, किसी की एक बार कम हो गई। और यही स्थिति उत्तराखंड की भी रहती है, दोनों पहाड़ी राज्य हैं, दोनों की एक तरह की स्थिति है। लेकिन एक जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चीज़ है कि हिमाचल में जयराम ठाकुर, वो जिसको हम कह सकते हैं कि एक नो नॉनसेंस चीफ मिनिस्टर है, एक बड़ी उनकी छवि जो है वो बेहतर है। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल का चुनाव तो अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरी जगहों पर तो बहुत से घटनाक्रम हुए और मैं एकदम सहमत हूं उनसे, कुमार गणेश जी से, कि आनंद शर्मा जैसे नेताओं से चुनाव नहीं बदला करता। हाँ, मंच पर भाषण देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के हमले के लिए ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, कोई ऐसी चीज हो गई है कि जिस पर हम बात करें कि कुछ परिवर्तन हो जाएगा। यथास्थिति जैसी नजर आ रही है हिमाचल में। बिल्कुल। अशोक वानखेड़े जी, आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी कांग्रेस वहां पर अगर 21 सीटें बना लेती है, आप इसको किस नजरिए से देखेंगे? क्या आप इसको कांग्रेस की सफलता मानेंगे? मुझे तो लगता है ये हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की सफलता होगी यदि उन्होंने 20 सीटें रिटेन की, क्योंकि वो सारा जो लोकल फैक्टर है, जैसा अभी त्रिवेदी जी भी बता रहे थे कि सारा लोकल फैक्टर ही काम करता है वहाँ पे सीटों पे इंडिविजुअल। आनंद शर्मा वो फैक्टर कभी रहे नहीं, वो दिल्ली में बड़े नेता है वहाँ के। लेकिन ये भी कहना मुझे गले नहीं उतरता कि वर्तमान मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा बिल्कुल सगे भाई जैसे काम कर रहे हैं। उनका भी अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उनके भी अपने ग्रुप्स है, उनके भी अपनी चीज़ें हैं। लेकिन कम से कम बीजेपी में जब सीटों का अलॉटमेंट होता है या सीटें जब दी जाती है लोगों को, तो जिताऊ उम्मीदवार की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कांग्रेस में अक्सर सीटें बिकते हुई नजर आती है। तो इस बार जो बाई इलेक्शंस हो गए बीच में, इवन इंक्लूडिंग लोकसभा, और उसमें जिस हिसाब से कांग्रेस को सफलता मिली, उससे कई जगह ये भी लगने लगा कि क्या वहाँ परिवर्तन हो सकता है क्या। इस परिवर्तन के चलते बहुत सारे गिद्ध जो है कांग्रेस के तथाकथित केंद्र के, उनकी नज़र हिमाचल पे है और वो लगातार, मुझे लगता है उनके जाने से चीज़ें और ज़्यादा स्पॉइल हो रही है, कांग्रेस के लिए डिफिकल्ट हो रही है। लेकिन कांग्रेस का वहाँ आंकड़ा बरकरार रहना, ये कांग्रेस के लिए क्रेडिटेबल है, ऐसा मुझे लगता है वर्तमान स्थिति में जो कांग्रेस है उसको देखते हुए। बिल्कुल। हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं शशिकांत जी। शशिकांत जी, ज़मीन से आप जुड़े हुए हैं, एक एक नेता की भूमिका आप जानते हैं। मैं अगर सिलसिलेवार तरीके से आपसे पूछूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इन चार नेताओं की क्या भूमिका रहेगी हिमाचल के चुनाव में? जैसा आपने कहा कि इस समय जेपी नड्डा एक राष्ट्रीय स्तर के नेता और हिमाचल की राजनीति से वो पूरी तरह से जुड़े रहे हैं, जिसमें मोदी जी हिमाचल के इंचार्ज थे 98 में। 1998 में नड्डा जी पहली बार यहाँ स्वास्थ्य मंत्री बने थे और धूमल जी वहाँ उस समय चीफ मिनिस्टर बने थे। तो दो कारण है, मुझे लगता है कि अगर हम राष्ट्रीय स्तर के भाजपा नेताओं पर अगर नजर दौड़ाएं, तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से हिमाचल से जरूर जुड़े हैं। मोदी जी का एक ऐसा कनेक्शन है हिमाचल के साथ कि हर आदमी यहाँ इन्हें, हर भाजपा का वर्कर इन्हें जानता है और ये भी नाम से वर्कर को जानते हैं, क्योंकि जिसमें ये हिमाचल के इंचार्ज रहे उसमें पहली बार यहाँ पर हिमाचल में बीजेपी की एक सरकार जो थी वो एक सुखराम के साथ गठबंधन करके आई थी और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अगर आप देखें तो पूर्ण बहुमति ने क्योंकि नहीं मिला था 98 में, तो उस समय की जो सरकार बनी थी उसका पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को एज ए इंचार्ज ऑफ हिमाचल प्रदेश मिला था। तो ये कारण है कि एक तो प्रधानमंत्री सीधे तौर पर भावनात्मक तौर पर हिमाचल से जुड़े हैं और वो दरअसल जब भी हिमाचल आते हैं या जब भी कोई महत्वपूर्ण इंटरव्यू देते हैं वो जरूर ये कहते हैं कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत अगर कहीं से उन्होंने की है और अगर वो किसी भूमि को मानते हैं जहां से उन्होंने राजनीति को सीखा है वो हिमाचल प्रदेश है और वो इस प्रदेश को एक तरह से भावनात्मक तौर पे भी काफी जुड़े हुए हैं। तो एक तो मोदी मैजिक, जैसा आपने बड़े नेताओं के नाम लिया, मोदी मैजिक यहाँ चलेगा, जरूर चलेगा और उनके नाम पर यहाँ के लोग इस बार फिर बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा आपने कहा नड्डा जी का जो राजनीतिक कद है, अगर आप देखें तो राष्ट्र में पूरे देश में बीजेपी को जो 3 लोग चला रहे हैं उसमें नड्डा जी का नंबर 3 में है और क्योंकि वो इस प्रदेश के गांव से उन्होंने राजनीति शुरू की है, बिलासपुर जिले में जहां छोटा सा जिला है, छोटा सा कस्बा है, बहुत छोटे से गांव से वो आते हैं, तो नड्डा जी का भी एक कनेक्शन और यहाँ के लोग आज इस बात से गर्व महसूस करते हैं कि आज उनका एक छोटे से गांव से निकला हुआ नेता आज बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसी तरह आपने बात की अनुराग ठाकुर की, अनुराग ठाकुर ने भी पिछली तरह से जिस तरह से अपना कद जमाया और कोई विवाद उनके लेकर आज तक पैदा नहीं हुआ और
मोदी जी के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है। बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। उसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर अभी एक महत्वपूर्ण विभाग में, जिस तरह का आप कह सकते हैं, मंत्री हैं। तो ये सारी बातें जो आपने कही बिल्कुल ठीक कहा। अगर यहाँ पे हम सीट्स आज देख रहे हैं, जो कि हमारा जो विश्लेषण सामने आ रहा है, जिसमें कि 44 बहुत ज्यादा सीट्स है हिमाचल के राजनीतिक इतिहास को अगर आप देखें, तो यहाँ जिस तरह से पहाड़ी राज्यों में अक्सर होता रहा है कि, या छोटे राज्यों में होता रहा है, जैसा अभी कहा गया कि या तो पूरी सत्ता सौंप दी जाती है या बिल्कुल 8, 9, 10, 15 सीट भी किसी पार्टी को नहीं मिलती। तो उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, जो विश्लेषण हमारा हो रहा है, वो सबसे बड़ा कारण सिर्फ यह है कि जो राष्ट्रीय नेता इसमें भाजपा के हैं, उनका बहुत गहरा और डायरेक्ट कनेक्शन हिमाचल के साथ है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जैसा कि अभी पहले कहा गया, आनंद शर्मा जी का कनेक्शन एक राष्ट्रीय स्तर पे है, लेकिन आनंद शर्मा जी जमीनी तौर पर हिमाचल से बिल्कुल नहीं जुड़े रहे। और वीरभद्र सिंह जिंदा थे, वो अक्सर उन्हें चैलेंज किया करते थे, आप एक म्युनिसिपल कमेटी का इलेक्शन जीत के दिखा दें। शशिकांत जी, मैं एक बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहता हूँ। आज वहां जमीन पर कांग्रेस अपने पैर पर खड़ी है या चारों खाने चित है? बहुत छोटा सा जवाब प्लीज। देखिए, चारों खाने चित कांग्रेस को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के जो इसमें, जैसा कि पहले कहा गया, कांग्रेस में के वरिष्ठ नेताओं की एक अच्छी क्लास है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों में हार रही है। और 21 सीटें भी जीतना कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि 21-22 सीट्स वो इसलिए ले जाएगी क्योंकि यहाँ के लोग जो एंटी इनकम्बेंसी एमएलए के अगेंस्ट है या जो मिनिस्टर्स के अगेंस्ट है, वो उसमें मुझे लगता है कि टिकट नहीं बदलेगी तो कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। तो कांग्रेस को हम चारों खाने चित नहीं कह सकते, कांग्रेस रिवाइव करने की, चलिए, कांग्रेस रिवाइव करने की स्थिति में है, लेकिन शायद अभी कोई नेता नहीं है। संजय जी, 2 राज्यों का आकलन हम अभी सामने रख रहे हैं, मोदी मैजिक हम इसे मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब राज्य दर राज्य चुनाव होते चले जा रहे हैं, क्या ये कहना गलत होगा कि आज 8 साढ़े 8 साल के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी हावी है लोगों के दिमाग में कि तमाम स्टेट इलेक्शंस वो खुद अपने चेहरे पर ड्राइव कर रहे हैं? नहीं अजय जी, अगर हम देखें पिछले 9 साल में, साढ़े 8 साल में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, शुरुआती दौर में अगर हम शुरुआत के 3-4 साल में देखें, तब उनका मोदी मैजिक जो है वो राज्यसभा, जो विधानसभा के चुनाव में भी चलता था और लोकसभा के चुनाव में भी। लेकिन अगर पिछले 2-3 सालों में मैं देखूं, एक परिवर्तन मुझे दिखाई पड़ता है। उनका मोदी मैजिक अभी भी लोकसभा के चुनाव की बात करें वो तो बरकरार है, कोई उनके टक्कर में कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अगर राज्य सरकारों की बात करें और राज्य के चुनाव की बात करें तो उनका वो मोदी मैजिक थोड़ा घटता हुआ दिखाई पड़ता है। और कई उदाहरण हैं, दिल्ली का चुनाव, झारखंड का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, ऐसे कई चुनाव हैं, बिहार का चुनाव, जहां पर भाजपा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जैसी उनको अपेक्षा थी। तो मोदी मैजिक राष्ट्रीय तौर पर बरकरार है, लेकिन राज्यों के चुनाव में मोदी मैजिक हमें घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हर्ष जी, जिस तरह से ये 2 राज्यों की अगर हम चर्चा करें, इसको आप मोदी मैजिक से जोड़ेंगे, आप इसको भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से जोड़ेंगे, या दरअसल कहेंगे कि विकल्पहीनता की वजह से भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ कर पा रही है? देखिए, विकल्पहीनता तो एक कहें कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर राजनीति में हमेशा रहता है, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली और पंजाब अरविंद केजरीवाल ने जो करके दिखाया है, तो हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते। लेकिन ये सच है कि नरेंद्र मोदी का नाम भारतीय जनता पार्टी को उसके वोट बैंक पर, जो बेस वोट बैंक है, उस पर एक अच्छी खासी मोटी परत चढ़ा कर दे देता है, जिसके बाद जो राज्य का नेतृत्व है, राज्य की इकाई है, उसको बहुत थोड़ी मेहनत करनी रहती है। अब जाहिर है कि चूंकि राज्य में जब सरकार हो जाती है 5 साल की, तो पहले जो सरकारें बनी वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के नाम पर बनी, लेकिन जब 5 साल एक मुख्यमंत्री रह जाता है, एक नेता रह जाता है, तो उसके भी कामों का आकलन होता है। उसके आधार पर राज्य की इकाई में कई तरह के मतभेद कह लीजिए, रस्साकशी कह लीजिए, हम इससे योग्य हैं कह लीजिए, वो सारी चीजें चलती हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी बहुत मजबूत है, तो ऐसी राज्यों की जो कहें कि रस्साकशी है वो दिखती नहीं है, लेकिन होती जरूर है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोट बेस वोट बैंक के ऊपर अपना जो उनका वोट बैंक है वो बरकरार है। राज्य उस जो इन्फ्लेटेड वोट बैंक है उसको कितना बरकरार रख पाता है, ये महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। अशोक वानखेड़े जी, आपसे भी यही सवाल, लेकिन एक अलग अंदाज में। ये बताइए कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उम्मीद नहीं होती थी कि पार्टी अपना परफॉर्मेंस रिपीट कर पाए, कोई भी, जैसे उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए। इतने बड़े राज्य में इतनी तमाम विषमताओं के साथ वहां पर परफॉर्मेंस रिपीट होती है। आप अगर महाराष्ट्र की बात कर लीजिए तो
वहां पर भी एक तरह से परफॉर्मेंस रिपीट हुई। बात अलग है कि गठबंधन न चल पाया और उसके बाद स्थितियां परिस्थितियां जो भी हुई हमारे सामने है। हरियाणा में रिपीट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कई ऐसे राज्य, गुजरात में तो एक के बाद एक रिपीट परफॉर्मेंस है। ये रिपीट परफॉर्मेंस पर केंद्रीय नेतृत्व की छवि कितनी भारी है? देखिए, मैं बिल्कुल अभी हर्ष जी के साथ हूँ। एक वोट बैंक होता है बीजेपी का, और उसका एक एडेड थोड़ा सा वैल्यू एडिशन मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन राज्य, आपने जो महाराष्ट्र हरियाणा बोला, ये सब उधार का सिंदूर है साहब, ये अपना थोड़ी है। यदि आपको रिपीट करना होता तो आप क्लीन स्वीप, मैं गुजरात की सरकार रिपीट होती है, किसी का भरोसे पे नहीं जती। लेकिन आप कल कहोगे कि मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट हुई तो ये उधार का सिंदूर है, गोवा में सरकार रिपीट हुई उधार का सिंदूर है, कर्नाटक में सरकार रिपीट हुई उधार का सिंदूर है। तो ये उधार के सिंदूर को आप उनसे नहीं जोड़ सकते। हाँ, लोकसभा में निर्विवाद रूप से मोदी जी के सामने खड़ा होने का कोई नाम सामने नहीं आता। लेकिन विधानसभाओं में हमने देखा है, बंगाल में क्या किया नहीं मोदी जी ने, पूरी ताकत झोंक दी, नहीं ममता को कुछ कर पाए। बीजेडी आप देखिए, उड़ीसा में कुछ नहीं कर पाए। आप तेलंगाना में देखिए क्या होता है, आप आंध्र प्रदेश में देखिए, आप छत्तीसगढ़ में देखिए। इस बार बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बीजेपी को सरकार वहाँ वापस सरकार बनाना। राजस्थान में वसुंधरा को छोड़ के आप बाकी लोगों को रिएक्ट करना, वहाँ पे मैजिक नहीं चल पा रहा है। आप भले ही बोले कि हम मोदी जी का चेहरा ही वहाँ देखेंगे, तो लेकिन वहाँ वसुंधरा एक फैक्टर है। तो ये तमाम चीज़ें विधानसभा के चुनाव में खासकर ऑफ लेट अभी धीरे धीरे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी केंद्र की तरफ भी, मोदी जी के भी वक्तव्य को लोग कहते हैं ना, 2022 में कह दिया था आपने कि एक घर हर एक को घर होगा, ऐसी कई घोषणाएं उनकी वो पूरी नहीं हुई है जी। तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बोला ही जा रहा है क्या, या फिर हाँ उनकी एक छवि है, क्लीन छवि, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते, लेकिन भ्रष्टाचारियों को पीठ पीछे करते हैं तो वो भी लोग देखते हैं। तो कई मैं तरह नहीं की मानता कि विषमताएं हैं। विधानसभा क्षमा में चाहता वो हूं, आपको उनका रोक रहा मैजिक काम हूं। करेगा। एक छोटी टिप्पणी मैं हर संजय चीज़ जी के आपसे साथ ले हूं। लूं इससे पहले कि शो को हम खत्म करें। मैं क्षमा चाहता हूं अशोक जी, प्लीज। संजय जी, ओवरऑल अगर हम तस्वीर देखें जो अभी तस्वीर बनकर निकल रही, क्या हम ये कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके क्षेत्रीय छत्रप जो कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी गति दे रहे हैं, ये एक वेल ऑयल्ड मशीन है जो कि 24 घंटे चुनाव मोड में रहती है, और ये चुनाव मोड में रहते हुए अपने तमाम राज्यों पर कब्जा करने में कहीं पीछे नहीं रहते। क्या ये कहना गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं है अजय जी, बिल्कुल ही नहीं। जिन बातों का आपने जिक्र किया वो चुनाव दर चुनाव देखने को मिलता है। और ख़ास बात यह है कि चुनाव जीतने के बाद आमतौर पर पार्टियां थोड़ा विश्राम लेती हैं, थोड़ा आराम करती हैं, लेकिन हमने देखा यूपी का चुनाव जीतते ही कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दिन गुजरात के दौरे पर हैं। क्या संकेत है? संकेत यह है हम निरंतर चुनाव में लगे हैं, निरंतर देश की सेवा में लगे हैं। तो बिल्कुल आपने जिन बातों का जिक्र किया, वेल ऑयल्ड मशीनरी है, वेल ऑयल्ड मशीनरी है। चुनाव कैसे लड़ना है, चुनाव कैसे जीतना है, अपने विपक्षियों को कैसे ध्वस्त करना है, बिल्कुल वेल ऑयल मशीनरी है। बिल्कुल। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया भारत 24 का आकलन, जो कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बारे में आपके सामने रखा। इन दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है अगर आज चुनाव हो जाए। गुजरात में 109 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा हमारा आकलन है, और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 45 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार हिमाचल प्रदेश में बन सकती है। यह भी भारत 24 का आकलन है जो अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और पिछले विधानसभा के मुकाबले इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर हो रहा है। हम आपको अब यह भी बता दें कि हम सीट दर सीट आकलन करेंगे। हम आपके सामने गुजरात के सभी आंकड़े प्रस्तुत करेंगे, सीट दर सीट, क्षेत्र दर क्षेत्र, और यही हम आपके सामने हिमाचल प्रदेश की भी तस्वीरें लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज लेकिन हम यहां पर इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। बहुत धन्यवाद।